नहीं हम लोग नहीं पूरी कर सकते, है कि नहीं? गलत कह रहे हैं हम। क्यों अमित, सही कह रहे हैं ना? कर लो भाई। ममता, मेघा, मोहिनी, अमित और हरेंद्र, सबका नाम याद हो गया हमको। थैंक यू बोलो। अंकित वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं और 2 लोग वेट कर रहे हैं। डबल अंकित कौन है भाई? हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। मैंने सोचा कि अभी तो पूरी चीजें खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा टिश्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दें, उसके बाद जो हम आगे चलेंगे। कल हमारी जो बात हुई थी, इस पर थोड़ी सी बात हुई थी, आप ध्यान दीजिए। आपको याद है? कुछ याद आया तो बहुत कल की क्लास हुई थी। हाँ, तो यहाँ पे हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है भाई? अंकित, ठीक है, चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाए, उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे आपका प्लांट्स वाला जो है पार्ट। पर जो हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू, क्योंकि हमने बताया था स्टडी ऑफ द टिश्यू इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। इसको हम क्या बोल रहे थे? हिस्टोलॉजी का है। और ये जो हिस्टोलॉजी है, इनमें हम कंप्लीट जो है टिश्यू की स्टडी करते हैं। और नॉर्मली ऐसे स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि एनाटॉमी के थ्रू ही स्टडी हम करेंगे। अब पता ये चला कि हमें जो है मस्कुलर टिश्यू की स्टडी करनी है, तो हम ऐसे जो है उसकी मॉर्फोलॉजी देख करके तो स्टडी कर नहीं सकते। उसको हम डाइसेक्ट करेंगे, फिर वहां से मसल्स को आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारी ये जो मसल्स है, मसल्स का क्या जो है, कैसे ये इसका क्रिएशन कैसे हुआ, इसमें स्ट्रिएशन है तो किस टाइप का स्ट्रिएशन दिखाई। स्ट्रिएशन समझते हो ना? क्या बोलना चाहिए ना, तेरे को नहीं समझ में आ रहा है। स्ट्रिएशन का मतलब होता है पट्टियां, ऐसे पट्टियां, स्ट्रिएशन। कभी देखा, कभी मोटा आदमी जब दुबला हो जाता है तो उसके ऊपर छोटी छोटी स्ट्रिएशन दिखाई देते हैं, तो दैट इज अ स्ट्रिएशन, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रिएशन जो होता है हमारी मसल्स में पाया जाता है, स्पेशली हमारी स्ट्रिएटेड मसल्स में। उसकी वजह क्यों होती है? उसकी वजह इसलिए होती है क्योंकि हमारी मसल्स में 2 टाइप की जो है एक प्रोटीन पाई जाती है। एक प्रोटीन हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है और एक हमारी रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, मतलब संकुचन सिकुड़ने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन हमारी होती है एक्टिन प्रोटीन, और दूसरी होती है हमारी मायोसिन प्रोटीन। तो इन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट की वजह से हमारी मसल्स के अंदर स्ट्रिएशंस दिखाई पड़ते हैं। बाकी जो दूसरी प्रोटीन्स हमारी होती हैं, जिसको हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं, वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या करती हैं? इन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं यहाँ, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर हमने बताया मस्कुलर टिश्यूज में आपका स्ट्रेटेड मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है। एक एक के बारे में बहुत ही डिटेल हम पढ़ेंगे, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद आपका आता है, आज हम जो बात करेंगे दैट इज द कंप्लीट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में आप जानते हैं स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। सबका अपना अपना जो नाम है, इसके नाम के अनुसार, नाम के हिसाब से इनका अपना फंक्शन होगा, इनका अपना शेप होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हम आज जो बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि हमारा ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्लियर हो रहा है, कनेक्टिव मतलब किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है, किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे ब्लड हमारा, हम यहाँ पर सिर्फ ब्लड हमारा, तो ब्लड हमारा क्या कर रहा है, हमारे पूरी बॉडी ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट करवा रहा है। कैसे कनेक्ट करवा रहा है, थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। लिम्फ हम जानते हैं, ठीक है, लिम्फ भी हमारा सर्कुलेटरी मीडियम है। हमारा बोन है, बोन के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अगर बोन नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, हमारा जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस है वो कभी नहीं होगा। जैसे आप बैठे हो जिस पोस्चर में, उस पोस्चर में आप बैठ नहीं सकते, हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, हम ना सीधे रह सकते हैं ना जो है कुछ नहीं कर सकते, इवन हमारा जो फ्रेमवर्क है पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो यह काम होता है हमारा बोन का। अब ये आता है कार्टिलेज, ठीक है। अब कार्टिलेज का भी मेन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कार्टिलेज नहीं हो तो बोन आपस में जो है वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा। हम जानते हैं ना, देखो हरिंदर एक बात बताए, कभी चिकन खाए हो, नहीं खाए हो, कितने लोग चिकन खाए हैं, कोई चिकन खाने वाला बंदा नहीं है, जिंदा क्यों? देखो क्या होता है कि जो लॉन्ग बोन्स हमारी होती है ना, जैसे ये हमारी लॉन्ग बोन्स है, ये लॉन्ग बोन्स हमारी एक बोन्स है, ठीक है, ये हमारी बोन्स है। बोन्स का ये वाला जो पोर्शन होता है ना, आखिरी वाला पोर्शन, एंडिंग पोर्शन जिसको हम बोलते हैं बेटा, इस एंडिंग पोर्शन के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग होती है, ठीक है, ये कार्टिलेज की कवरिंग होती है। इस कार्टिलेज की कवरिंग की वजह से ही ये होता है कि एक बोन जब दूसरे बोन के साथ जुड़ती है तो वहां पर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है। अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। बाकी वो बात की बातें हैं कि बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, बोन को मसल से कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट है, ये टेंडन है, तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज हमारा होता है, ये हमारा हाईलाइन कार्टिलेज होता है। बहुत सारे कार्टिलेज, जैसे आपकी नोज है, आपकी नोज पे भी कार्टिलेज है, आपका ईयर है, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है, आपकी जो ट्रैकिया है ये भी कार्टिलेज की बनी हुई है ना। तो ये तमाम चीजें हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कार्टिलेज है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद ये तो हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड और लिम्फ आता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन कार्टिलेज आते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसको हम बोलते हैं, इसमें आपकी ये सारी चीजें आती हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन। एंड नाउ लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं न्यूरॉन्स हमारा है क्या, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं बेटा, किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का जो टर्म दिया था उसका किसने दिया था बेटा, रियूश ने दिया था। किसने दिया था, रियूश ने दिया था। इसका टर्म दिया था रियूश ने, RUYSCH, रियूश नाम के साइंटिस्ट ने इसका टर्म दिया था। टर्म्स के ऊपर सवाल वाल नहीं ज्यादा पूछे जाते हैं जनरली, किसने दिया था, क्या हुआ था, क्योंकि अब जो है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इंफॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चंस को हम कह देते हैं बच्चा अपना खुद से याद करे, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में बेटा जितने भी ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जितनी भी चीजें दी हुई, एक एक लाइन के ऊपर आप उसके नोट्स बनाएं खुद से, और उसके बाद आप अपनी क्लास में नोट्स लेकर के आए। और जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं या एनसीईआरटी से का ही इलेबोरेशन कर रहे हैं, आप उसको लिखिए, तो प्रॉपर एक अच्छी नोट बन जाएगी, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए। पता ये चल रहा है, देखिए टाइम नहीं खराब करना है, पता ये चल रहा है आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बाद घर पे जाकर के फिर से वही चीज दोबारा लिखोगे बैठ के, एनसीईआरटी से कंपेयर करोगे तो टाइम थोड़ा सा खपेगा। आपको बायोलॉजी में टाइम नहीं देना है, आपको टाइम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में देना है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में जितना ज्यादा टाइम दे दो, क्योंकि फिजिक्स अगर अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बायोलॉजी सबकी अच्छी हो जाती है। इसलिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी के नोट्स आप बना करके रखिए अपने पास, जितनी पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट लिखे हैं सब लिखिए, उसके साथ आप हमारे साथ बैठिए यहाँ पर क्लास में। आप देखिए अभी आपकी प्रॉपर नोट्स नहीं बनी, आप पीछे लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इन सारी चीजों का। देखिए यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, आप समझिए। तो इसका टर्म दिया था किसने, रियूश ने दिया था। नाम है यहाँ पर एपी, नाम क्या हम कह रहे हैं बेटा, एपी। एपी का मतलब हो रहा है अपॉन, एपी का मतलब क्या हो रहा है, अपॉन एंड थीलिया,
सीलिया मीन्स हो रहा है बेटा कवरिंग, सीलिया मीन्स कवरिंग, मतलब इट कवर द फ्री सर्फेसेस ऑफ द बॉडी, इट कवर द फ्री सर्फेसेस ऑफ द बॉडी, ये बात हमें समझ में आ गई, इट कवर्स द फ्री सर्फेसेस ऑफ बॉडी, फ्री सर्फेसेस ऑफ बॉडी कैसे, इसे देखिए हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट स्किन, ये भी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हम ब्लड वेसल्स की बात कर लें, चाहे हम स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लें, चाहे हम स्टमक की बात कर लें, चाहे हम नेफ्रॉन्स की बात कर लें, ठीक है, जो जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, इन सब का आउटर सरफेस और इनर सरफेस जो होता है वो सिर्फ फ्री सरफेस होता है। जैसे ये मैं एक ट्यूब में बना रहा हूँ, अगर ये ट्यूब हमने बनाया, ये बताइए कि ये वाला सरफेस भी फ्री है, अंदर वाला सरफेस भी फ्री है, तो अंदर वाला सरफेस और बाहर वाला सरफेस दोनों फ्री है, तो इसका मतलब ये दोनों किससे लाइन होंगे बेटा, एपिथेलियल टिश्यू से लाइन। अब इसके अलग अलग मॉडिफिकेशन हैं, जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है ये कहाँ पर किस टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगी क्लास में शुरू में याद करने में, बट आप उसको कोरिलेट जब करेंगे उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो ये फ्री सरफेसेस बनाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट को लिखिए आप आगे। और वो बताया था हमने एपाइकल बेसल ओरिएंटेशन के बारे में कल बता दिया था, है ना, द फ्री सरफेस। इनके कैरेक्टर्स के बारे में आप समझिएगा, इनके कैरेक्टर्स के बारे में एक एपिथेलियल टिश्यू का जो कैरेक्टर है, इनका पहला जो कैरेक्टर है बेटा वो कैरेक्टर है इनका एपाइकल बेसल ओरिएंटेशन। आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, इस टाइप का ओरिएंटेशन है बेटा, एपाइकल बेसल ओरिएंटेशन है इनका। ये एपाइकल बेसल ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि मानते हैं कि अगर ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल्स है, और ये एपिथेलियल सेल हमारा, ठीक है, हमारे ये एपिथेलियल सेल, ये हमारा जो एपिथेलियल सेल है जिसके ऊपर रिजाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। पहली चीज ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। पहला इसका क्या हमने बताया, ये वाला पोर्शन कौन सा है बेटा, ये वाला पोर्शन इसका एपाइकल रीजन है, और ये वाला रीजन कौन सा है बेटा, ये हमारा बेसल रीजन है। और ये साइड वाले जो पोर्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये साइड वाले पोर्शंस आपके लेटरल पोर्शन, ये हमारे क्या है, लेटरल पोर्शन। अब बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर ये हमारा कवरिंग बना रहा है तो यहाँ पर लीकीनेस नहीं होगा, लीकीनेस नहीं होगा मतलब जैसे आपने छत बनाई तो छत में आप ऐसा छत नहीं बनाएंगे वहां से पानी टपके नीचे की तरफ, आप बड़ा ही कॉम्पैक्टली उसको बनाएंगे ताकि यहाँ पर बिल्कुल लीक प्रूफ रहे, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पर मैंने बताया इसके एपाइकल रीजन में बेटा मॉडिफिकेशन, कल हमने बताया था इसके एपाइकल रीजन में क्या होते हैं बेटा, मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये मॉडिफिकेशन दो टाइप का हो सकता है, अगर इस के फ्री सरफेस पर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम क्या है, देखिए इधर, ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम क्या है बेटा, ये माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई है, और हम जानते हैं कि ये जो माइक्रोविलाई है ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया क्या करता है, या एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया ये इंक्रीज करेगा। और दूसरा आप समझिए यहाँ पे अगर इसके एपिथेलियल सेल्स में इसके एपाइकल रीजन में मॉडिफिकेशन हो जाए, सीलिया, इसका मॉडिफिकेशन किसमें हो जाए बेटा, सीलिया में हो जाए, तब हम इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, सीलिया को कहना शुरू कर देंगे, दिस इज अ सीलिएटेड एपिथेलियम। और सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या होता है, सब्सटेंसेस को पुश करना, या कह सकते हैं सब्सटेंसेस को मूव करवाना, यानी कि मूवमेंट प्रोवाइड करवाने का काम ये करता है, ठीक है ना। अब देखिए पहला कैरेक्टर तो इसका ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर ये हम बता सकते हैं कि दूसरा कैरेक्टर ये होगा कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए, यहाँ पर लीकीनेस नहीं होगा, और तो और यहाँ पे बेटा वेस्कुलैरिटी नहीं होगी। वेस्कुलैरिटी का मतलब क्या होता है, वेस्कुलैरिटी का मतलब होता है ब्लड की सप्लाई, कहते हैं ना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर जो वेस्कुलैरिटी होगी, वेस्कुलैरिटी नहीं। अब आप सवाल उठता है कि अगर वेस्कुलैरिटी नहीं तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, है ना। दूसरा सवाल उठता है इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तुम्हारे बालों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तुम्हारा बाल भी तो डेड है, हेयर्स तो डेड होते हैं ना,
कहते हैं सर में ऑयल लगा लोगे तो तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे, तो उन बालों को थोड़ा सा बाहर निकाल के जमीन पे रख दो, अपने बाल को तोड़ के बाहर रख दो, फिर उसको रोज तेल मालिश कर दो, तो बढ़ता है। हाँ, मतलब जब कोई डेड चीज हमारी बॉडी के साथ कंसर्न रहती है, लिविंग थिंग के साथ कंसर्न रहती है, तो उसकी ग्रोथ है। लेकिन अगर उसी डेड चीज को लिविंग थिंग्स के साथ अलग कर देंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज हमारे होते हैं वहां पर वेस्कुलरिटी नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, बट होती है। कैसे, मैं बताऊं। यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस नीचे वाले पोर्शन में एक बहुत ही हाईली वेस्कुलर लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डर्मिस। कनेक्टिव टिश्यू का होता है ये डर्मिस। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा डर्मिस। इस डर्मिस के थ्रू ये वेस्कुलर होती है। पहली चीज, ये कैसी होगी बेटा? ये वेस्कुलर होगी, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होगी, ब्लड की सप्लाई यहाँ पर होगी। और इसी के थ्रू जो होता है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ पर न्यूट्रिशन इसको मिलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर इसको न्यूट्रिशन मिलता है ना। सेल को एब्जॉर्ब करते हैं अपने सर में, फिर पता ही चलता है बाल का झड़ना रुक गया है ना, बाल सफेद से काले हो गए हैं, ऐसा दवाएं नहीं। तो ये हो गया आपका, इसके अंदर वेस्कुलरिटी नहीं होती है। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है बेटा? अपने नीचे वाले एडजेसेंट डर्मिस लेयर से ले रहा है। और ये जो डर्मिस होता है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। डर्मिस क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। और तीसरा, इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा, तीसरा कैरेक्टर क्या था? क्लोजली पैक्ड। एक ऐसा था बेटा, ये था हमारा क्लोजली पैक्ड, ये है हमारा क्लोजली पैक्ड। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है कि द एपिथेलियल टिश्यूज ऑलवेज रेस्ट ऑन, चौथा कैरेक्टर है एपिथेलियल टिश्यू always rest on non-cellular basement layer या basement membrane, non-cellular basement membrane पर ये पाया जाता है। non-cellular basement membrane कौन सा है? ये जो ब्लैक वाला हमने बनाया था ना यहाँ पे, ये वाला, ये है हमारा non-cellular basement membrane। ये है आपका basement membrane। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना। इसीलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, कभी कभी स्किन के ऊपर जब हल्की सी खरोंच लगती है, बहुत हल्की सी, बहुत माइन्यूट सी मैं बता रहा हूँ, तो ब्लड नहीं आता है। लेकिन जब डीप थोड़ा सा लगता है तब ब्लड आना शुरू होता है। तो ब्लड कहाँ से आ रहा होता है? एपिथेलियल टिश्यू से ब्लड नहीं आ रहा है, ब्लड आ रहा है हमारा डर्मिस से। जब हमको घाव डर्मिस लेयर तक पहुंचता है तभी ब्लड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नॉर्मली आप अपना बाल उखाड़ते हो तो क्या ब्लड आता है क्या? आप अपने नेल्स काटते हो तो ब्लड आता है क्या? नहीं। पूरा नाखून जब उखाड़ते हो तो जब डर्मिस लेयर डैमेज होती है तब ब्लड आना शुरू होता है। चीजों को समझो, एसिमिलेट करो, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, आज जाकर के अपने बाल उखाड़ना और जाकर के अपने नाखून तुरंत ब्लड अब पता चलेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई बेटा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका इसके टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की बात करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलिया, एपिथेलिया का क्लासिफिकेशन दो टाइप का एपिथेलिया हमारा होता है। एक तो होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है हमारा कौन सा एपिथेलियम बताओ? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड नहीं कहते, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। हाँ, कंपाउंड भी कहते हैं, सॉरी। कंपाउंड एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है कि सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाती है। कंपाउंड इसमें सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर पाई जाती है और कंपाउंड एपिथेलियम में बेटा मल्टी लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ
क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल, ये डायग्राम आप हमारे साथ बना लीजिएगा, ये इसमें जो बना हुआ है देखिए इधर, देखिए ये तो एक एपिकल सरफेस है, हमने बता दिया आपको, और ये बेसल सरफेस है, ठीक है, और ये सिंपल एपिथेलियम को डिफाइन कर रहा है। सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ जो है आपका सिंगल लेयर पाया जा रहा है। कितना लेयर है बेटा यहाँ पर? सिंगल लेयर है, मल्टी लेयर नहीं है। तो सिंपल एपिथेलियम में कितना लेयर है बेटा? सिंगल लेयर है, पहली चीज सिंगल लेयर है। जब हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रेटिफाइड लेयर की, तो इस स्ट्रेटिफाइड लेयर में या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में इसमें मल्टी लेयर पाया जाता है, ठीक है, इसे मल्टी लेयर पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए नोट क्या लिखा हुआ है, नोट दैट द बेसल सेल्स रीजनरेट एज एपिकल सेल्स sloughed off, they are replaced by the basal cells। समझिए, कहते हैं कि हम नहाते वक्त हमें बड़ी मैल निकलती है, एक्चुअली वो मैल नहीं है, वो क्या है कि हमारी एपिथेलियल सेल्स का जो अपर सरफेस होता है, स्पेशली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, वो क्या होता है, जब अपर सरफेस क्या होता है, स्लफ्ड ऑफ होता है, तो बेसल सेल्स नीचे से बन रही होती है, रीजनरेट कर रही होती है ना। जब भी कोई चीज पीछे से बन रही है तो आगे वाली चीज क्या होगी? मूव होगी, आगे वाली चीज क्या होगी? मूव होगी। ठीक वैसे ही याद करिए, जब आपने टेनिया सोलियम पढ़ा था, तो टेनिया सोलियम में पढ़ा था आपने कि ये इसका क्या था बेटा? ये इसका क्या था? इसका हेड पोजीशन था, जिसको हम स्कोलेक्स कह रहे थे। क्या कह रहे थे हम? इसको स्कोलेक्स कह रहे थे। इसका हेड पोर्शन था, जिसको हम क्या बोल रहे थे बेटा? स्कोलेक्स कह रहे थे। स्कोलेक्स के बाद आपको दिख रहा था ये स्ट्रोबिला रीजन दिख रहा था, और फिर कंटिन्यूअस यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हो रहे थे, आप देख रहे थे, और ये प्रोग्लोटिड वगैरह का फॉर्मेशन होता है ऐसे। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस डिवीजन होने की वजह से इसके सेगमेंट्स आगे की तरफ क्या कर रहे थे बेटा? लार्ज कर रहे थे, इनलार्ज हो रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, और एक टाइम आने के बाद क्या हो रहा था कि ये इसके जो सेगमेंट्स बन रहे थे, जिनको हम प्रोग्लोटिड सेगमेंट कह रहे थे, ये मूव होकर के ये सेगमेंट क्या हो रहे थे? टूट करके बाहर निकल जा रहे थे, है ना। उनकी मेन बॉडी से क्या हो रहे थे? डिटैच हो जा रहे थे। डिटैचमेंट का जो फिनोमेना होता है, डिटैचमेंट ऑफ द gravid proglottid from the main body of the taenia solium, that process is known as the apolysis। ये क्वेश्चन है आपके लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपोलिसिस कहते हैं। तो जैसे यहाँ से सेगमेंट्स निकल रहे हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्पेशली हमारी स्किन, अपर स्किन हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बेटा? स्लफ्ड ऑफ होते हैं, रिमूव होते हैं। कैसे रिमूव होते हैं? जब इन बेसल सेल्स के अंदर, बेसल सेल्स में क्या होता है बेटा? रीजनरेशन होता है। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसके अंदर रीजनरेशन नहीं होता है, जैसे हमारी ट्रैकिया के अंदर जो स्ट्रेटिफाइड लेयर पाई जाती है, वहां पर रीजनरेशन नहीं होता है, तो एज इट इज वो रहती है। तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करेंगे। जैसे देखिएगा, हमारा ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है, दो टाइप का होता है, हमने बताया कौन कौन सा बेटा? एक होता है आपका सिंपल, एक होता है हमारा सिंपल, और दूसरा हमारा होता है कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस यहाँ ये है, सिंपल में बेटा सिंगल लेयर होती है, और कंपाउंड में आपकी कैसी होती है? मल्टी लेयर होती है। कंपाउंड में आपका मल्टी लेयर होता है। अब ये जो सिंपल एपिथेलियम है, ये सिंपल एपिथेलियम आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उनके शेप के बेसिस पर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से शेप? आपके सबसे नंबर 1 आता है स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सा आपका? स्क्वामस एपिथेलियम। और दूसरा आपका आता है कॉलमनर एपिथेलियम। तीसरा आपका आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा कौन सा बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चौथा आपका कौन सा होता है? जल्दी बताइए। सीडो स्ट्रेटिफाइड। सीडो स्ट्रेटिफाइड। सिलेटेड वगैरह तो मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्यूबॉइडल और कॉलमनर अलग से नहीं है वो टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, जो भी है आपके सीलिएटेड, और ये जो है आप क्या बोले, माइक्रोविलाई वाले ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये सब आपके कॉलमनर और क्यूबॉइडल के मॉडिफिकेशंस होते हैं।
सीडो स्ट्रेटिफाइड नाम क्यों लिखा गया? सीडो का मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर्ड, यानी वो टिश्यूज होंगी जो कि आपको मल्टी लेयर्ड की तरह दिखाई तो पड़ेगी बट एक्चुअल में वो कंपाउंड एपिथेलियम नहीं है। जैसे सीडोपोडिया पढ़ा था ना, फ्रूट तो है लेकिन वो फॉल्स है, इसीलिए उसको बोला था सीडोपोडिया। सीडो मतलब फॉल्स, पोडास का मतलब पैर, तो वैसे ही यहाँ पर सीडो स्ट्रेटिफाइड है। सीडो मींस फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। मतलब ये सीडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड दिख तो रहा है बट एक्चुअल में मल्टी लेयर्ड है नहीं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल लेयर्ड जो सेल्स होती हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है, बड़ी सेल छोटी सेल, बड़ी सेल छोटी सेल, ठीक है। अब आप देखिए कि एक बंदे को, एक 5 फुट 10 इंच वाले हाइट के बंदे को और एक 4 फीट 5 इंच वाले बंदे को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा करके खड़ा कर दिया जाए। अब आप उसको दूर से देखोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पर दो अलग अलग लाइनें लगी, हालांकि लाइन कितनी है? एक ही लाइन है, लेकिन बड़े छोटे होने की वजह से आपको डबल लाइन दिखाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है सीडो स्ट्रेटिफाइड में। यहाँ पर बड़ी सेल्स मतलब बड़े कॉलम वाली सेल्स, छोटे कॉलम वाली सेल्स एक साथ अरेंज होती हैं, जिसकी वजह से मल्टी लेयर्ड अपीयरेंस होता है। एक्चुअल में वो मल्टी लेयर्ड ना होकर के कैसी होती है, मतलब सिंगल लेयर्ड होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इन्हीं एपिथेलियम का एक और मॉडिफिकेशन होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब ही होता है कि ये सिक्रीटरी नेचर की होंगी, इनका कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या कहेंगे बेटा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात हम करेंगे, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझ रहे हैं, स्पेशली हमारे ट्रेकिया से लेकर के हमारे स्टमक और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो वहां पर आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। जब हमें खांसी आती है, बलगम निकलता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी म्यूकस आता है। बलगम क्या है? म्यूकस ही तो है। वो कहाँ से निकल रहा है? वो ट्रेकिया से निकल रहा है, ठीक, फेफड़े से नहीं निकलता है, ठीक है, फेफड़े से म्यूकस नहीं निकलता, वो निकल कहाँ से रहा है? हमारे ट्रेकिया से निकल रहा है। और वो ट्रेकिया से निकलने वाला जो म्यूकस है वो कहाँ से निकल रहा है बेटा? दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम से निकल रहा है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स का नाम सुना होगा आपने, स्टमक में पाया जाता है, ठीक है ना, वो भी क्या है? एक टाइप का आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक। इसी इसी सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम का जब एक, जैसे मान लीजिए कि ये सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है, ये सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है, इसी का मॉडिफिकेशन हो जाएगा इस तरीके से, तो ये ग्लैंडुलर हो गया। इनके मॉडिफिकेशन को हम स्पेशली बताएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बेटा, ये सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम में ये 5 अलग अलग टाइप के आपने देखा मॉडिफिकेशंस है, या इनका जो है सब टाइप है। यहाँ पर नाम है सबसे पहला स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम को आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, ये जो टाइल्स बिछी हुई है आपके कमरे में, आपके पैरों के नीचे जो टाइल्स है, टाइल्स आपस में किस तरीके से अरेंज है, देखिए बड़ी कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट इनका, ठीक है। इसका मतलब ये स्क्वामस एपिथेलियम जहां जहां पर पाया जाएगा वहां वहां पर इनका पहला जो काम होगा प्रोटेक्शन वाला। क्या काम होगा इनका? प्रोटेक्शन वाला इनका काम होगा। और इनका जो अपीयरेंस होगा वो बिल्कुल जो है टाइल्स की तरह होगा, जिस तरीके से टाइल्स हमारी कॉम्पैक्टली अरेंज है। इसलिए इसलिए इस टाइप के एपिथेलियम को हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बेटा? पेवमेंट एपिथेलियम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वामस एपिथेलियम, यहाँ पर देखिए यह है आपका स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पर इसका शेप किस तरीके से हेक्सागोनल शेप का है, हेक्सागोनल शेप का है। अगर हम इनको ऊपर से अगर देखना शुरू करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। इस तरीके से हमें ये दिखाई पड़ेंगे, इस तरीके से ये दिखाई पड़ेंगे। ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसे करके, मतलब ये ऐसे देख रहे हैं ना, ऊपर से भी देख रहे हैं तो ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर हम साइडवेज में देखेंगे तो साइडवेज में ये हमें इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। इस तरीके से कैसे? ये एक जो है सिंपल एपिथेलियम का ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आपको ये लेयर आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये जो लेयरिंग आपको दिख रही है क्या है बेटा?
स्क्वामस एपिथेलियम की लेयरिंग बना लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसका शेप भी बना लीजिएगा, जैसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। देखिए यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है उठा कर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपका क्या है, क्यूब है, और ये जो दिख रहा है आपका कॉलम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, और वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पर है बेटा, सेंटर में। पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो आपका कॉलमनर एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं, सेल्स लंबाई में ज्यादा होंगी उनकी, और उनकी विड्थ क्या होगी बेटा, कम होगी। लेकिन क्यूबॉइडल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होंगी। स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होता है, इनकी ऊंचाई कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है। देख रहे हो ना, इनकी ऊंचाई क्या है, कम है, और चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। क्यूबॉइडल में दोनों का रेशियो सेम होता है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर कॉलमनर में कॉलम बन रहा है ना, कॉलम की लंबाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई क्या है, कम। लेकिन न्यूक्लियस इनका कैसा है बेटा, न्यूक्लियस इनका ओवल शेप है, और ये बॉटम पे पाए जाते हैं, नीचे की तरफ पाए जाते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, बॉटम पे पाया जाता है। और यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ओवल शेप है लेकिन सेंटर पे पाया जाता है। तीन बेसिक डिफरेंस आपने देख लिया ना। और यही तीन मेन टाइप के होते हैं बेटा, स्क्वामस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल। बाकी सब तो जो है इसके मॉडिफिकेशंस होती है, इसको लिखिए। डायग्राम सब वगैरह सब एनसीईआरटी बुक में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से नोट्स बना करके लाएंगे या अपनी एनसीईआरटी बुक लाएंगे, सारी चीजें। अब तो हमारे पास वक्त कम है, 6 महीने का टाइम है। अगर आप ऐसे देखते हुए चलोगे ढेर सारा चीजें टाइम नहीं होगा, क्या आगे चलते हैं। देखिए ये तो कॉलमनर एपिथेलियम वाली बात है, तो हम बाद में बताएंगे आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम आपका, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम की शुरुआत करने चल रहे हैं। ये जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है, इसको हम बोलते हैं यूनिलेयर। यूनि मतलब, यूनि मतलब एक, यूनि मतलब एक, यूनिलेयर का मतलब एक लेयर यहाँ पर पाई जा रही है, ठीक है। यूनि मतलब एक, ठीक है। और अगर मल्टी बोल देंगे तो ज्यादा, ठीक है। इसको और एक बात कह सकते हैं, ये हमारा अनस्ट्रेटिफाइड है कि नहीं, अनस्ट्रेटिफाइड लेयर या अनस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पहली चीज स्क्वामस एपिथेलियम है, नंबर 1 है क्या, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। Like tiles on the floor, like tiles on the floor, like tiles on the floor. Tiles on the floor, ठीक है। देखिए कैसे टाइल्स ऑन द फ्लोर में अभी आपने देख लिया ना किस तरीके से उसका डायग्राम वगैरह रहता है, बताने की जरूरत नहीं। पाया कहाँ जाते हैं, लोकेशन कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकेशन। इस लोकेशन के बेस पर यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि भाई कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसके पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो कॉलमनर, ये जो आपका स्क्वामस एपिथेलियम है,
सबसे पहला ये पाया जाता है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में इसको हम बोलते हैं बेटा एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इसको हम? एंडोथीलियम। ब्लड कैपिलरीज में कैसे? जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हमारा ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, ये हमारा क्या ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी की जो इनर लाइनिंग हो रही है हमारी, यहाँ वाली, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये ग्रीन कलर की जो इनर लाइनिंग हम बना रहे हैं, ये ग्रीन कलर की जो इनर लाइनिंग है, दिस इज द स्क्वामस एपिथेलियम व्हिच इज कॉल्ड द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं इसको? एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। बोला करो बे, बोला करो, हाँ बोला करो, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। हाँ, तो ये है आपका एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। पहला एग्जांपल आप समझ रहे, ये यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा? दूसरा पाया जाता है एल्वियोलाई। कहाँ पर? एल्वियोलाई में। अब आपसे पूछेंगे ये एल्वियोलाई कहाँ पर पाया जाता है? हमारी लंग्स में पाया जाता है। क्यों मेरा पाया जाता है एल्वियोलाई में? कैसे? देखिए इस तरीके से एल्वियोलाई, ये हमारा एल्वियोलाई है। पता है कितनी एल्वियोलाई पाई जाती है हमारी लंग्स में? इतना पैसा तुमको दे देंगे, तुम काफी मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे, 300 मिलियन, 300 मिलियन इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स को मिला करके 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है। एक सवाल बता दो, दोनों लंग्स को मिला करके 300 मिलियन है, तो एक लंग्स में कितना हो? अरे तुम बताओ, आधी आधी हो जाएगी। अरे बढ़िया, तुम बताओ मोहिनी। नो आइडिया, 50-50। सिंपल सा मैथ नहीं आता, इसीलिए आईआईटी वाले कहते हैं कि ये मेडिकल के बच्चे कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं है। तो तुम लोग को पता है, बचपन से पढ़ते आए हो कि लंग्स हमारा दो होता है, एक राइट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। और तुमको ये भी पता है राइट वाला बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। छोटा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट वाले लंग्स में कार्डियक नॉच होती है, जहां पर तुम्हारा दिल जाकर के शिफ्टेड है टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। पढ़ा है ना, एनसीईआरटी की लाइन है ना, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द कार्डियक नॉच, जिसकी वजह से हमारे लेफ्ट वाले लंग्स की साइज जो होती है छोटी हो जाती है राइट वाले से। अब आप बताओ, जो ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर ज्यादा एल्वियोलाई होगा, जो छोटा होगा उसके अंदर कम एल्वियोलाई होगा। राइट वाले के अंदर मोर देन 150 और लेफ्ट वाले के अंदर लेस देन 150। तो कैसे तुम लोग 50-50 कर रहे हो? बस 300 है तो आधा आधा करके 150 कर दो, जीरो मिलेगा। जीरो नहीं, माइनस मिलेगा, माइनस। कॉमन सेंस है, तुम लोग नहीं पढ़े हो, दिमाग नहीं लगाते हो। क्या बनेगा तुम लोगों का? कैसे करोगे? जोड़ घटा में गुणा भाग करने हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा बेटा। अब एक चीज और समझना, ये देखो, ये जो लेयर हम बना रहे हैं, ये क्या है बताओ? ये एल्वियोलाई है, ये हमारे एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई के अंदर आपको मिल रहा है क्या? अबे इसको अब एंडोथेलियम नहीं कहेंगे, एंडोथेलियम खाली ब्लड वेसल के केस में कहा जाता है बस। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। एंडोथेलियम सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स के केस में कहा जाता है। एक चीज और मैं बताऊं आपको, कि ये जो आपका स्क्वामस एपिथेलियम है ना, ये एल्वियोलाई का, ये इसके अंदर दो अलग अलग टाइप की जो है सिक्रीशंस होते हैं, या एक सिक्रीशन होता है जिसको हम बोलते हैं सरफेक्टेंट का सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? सरफेक्टेंट। ये सरफेक्टेंट का काम ये होता है कि जो टेंशन क्रिएट होता है जब हमारा एयर हमारी एल्वियोलाई तक पहुंचता है, एक बहुत ही ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है, उस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए काम आता है। इसीलिए याद करो, जब छोटा बच्चा, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक हमारे माँ बाप हंसते नहीं। ये सच्चाई है, हाँ यही है ना। अगर बच्चा पैदा होने के बाद ना रोए तो जीवित नहीं होगा, और मम्मी पापा रोएंगे, मतलब वो पहली और आखिरी क्राई होती है तुम्हारी।
इसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप खुश होते हैं। उसके बाद जब जब तुम रोगे तो मम्मी पापा को भी दुख होगा। तो बच्चा अगर रोता नहीं तो उसको उल्टा टांग कर उसको मारा जाता है, रो नहीं तो तुमको और मारे। वजह उसकी सिर्फ यही है कि जब हम माँ के गर्भ में थे उस वक्त हमारा लंग्स फंक्शनल नहीं था। जब हम पैदा होते हैं और जब पहली बार सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद इतनी तेज, इतना ज्यादा अमाउंट में एयर जाता है, उसकी वजह से हमारे लंग्स तुरंत क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं और एल्वियोलाई तक एयर पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है और उसका टेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर उस वक्त लेसाइथिन कहते हैं उसको, अगर उस वक्त जो है सर्फेक्टेंट अगर कम अमाउंट में होगा तो हमारी एल्वियोलाई बस्ट कर जाएगी और बच्चा मर जाएगा। और ये जो सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन होता है जब बच्चा 6 से 7 मंथ का होता है तभी बनना शुरू होता है। इसीलिए प्री मैच्योर बेबी की डिलीवरी में जब बच्चा 6 से 7 मंथ की एज पे अगर पैदा हो जाता है प्री मैच्योर डिलीवरी में, तो उसका जो सर्वाइवल रेट होता है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि उस वक्त सर्फेक्टेंट बन रहा है। अब 7 महीने का बच्चा पैदा हुआ, 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ और वो तेजी से सांस लिया, रोया, और रोने से सांस अंदर जाती है ना, जब वो रोया सांस अंदर गई और एल्वियोलाई में सर्फेक्टेंट का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ है और वो बस्ट कर गया और बच्चा खत्म हो गया। इसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर सारी बातें फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज। ये क्या है आपका, ये है आपका एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम, याद कर लेना, कभी भूलना। उसके बाद और कहां पर पाया जाता है, ये स्क्वामस एपिथेलियम आपका पाया जाता है, एल्वियोलाई हो गया। और दूसरा लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हिंडे। देखिए लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, देखिएगा लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल और कहां पर पाया जाता है बेटा, लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड thin segment of thin segment of thin segment of loop of Henle। कितने लोग जानते हैं इन दोनों के बारे में बेटा? both Bowman's capsule and loop of Henle are the part of, not kidney, किडनी नहीं बोलोगे, पर्टिकुलर एरिया बोला करो। अब हम पूछे कि खंडारी कहाँ है, आप बोलो कि यूपी में, क्या बोलोगे, यूपी में? ऐसा नहीं है, आप बोलोगे कि खंडारी हमारे आगरा में है। और भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पता बताओगे, क्या पता बताओगे? नियर ISBT। देखो ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि लूप ऑफ हेनले बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, पर्टिकुलर एरिया बताओ कि बोमन कैप्सूल लूप ऑफ हेनले, ये पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का पार्ट है और ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले कहाँ पर पाया जाता है, मेडुला रीजन में पाया जाता है। देखो इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा तुमको समझाता हूँ। ये बोमन्स कैप्सूल है, ये क्या है, बोमन्स कैप्सूल, समझ आई बात? अब इस बोमन्स कैप्सूल में यहाँ से शुरू होता है आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से शुरू हुआ आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से नीचे की तरफ हम आते हैं तो आपको मिलना शुरू हो जाता है थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर उसके बाद शुरू होता है थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, देखिए थिक और थिन दिख रहा है ना आपको, मोटा और पतला। तो उसके बाद फिर से आपका थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले यहाँ से शुरू हो जाता है इस तरीके से, यहाँ से थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आपका दिखता है क्या, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। क्या दिखता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से शुरू होता है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
ये समझ में आई ना बात। ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये आपका डीसीटी है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, और फाइनली ये ओपन होता है डक्ट ऑफ बेलिनी में, और डक्ट ऑफ बेलिनी जाकर के ओपन होता है माइनर कैलिक्स। कहाँ पर ओपन होगा? माइनर कैलिक्स में, किडनी के ये नेफ्रॉन के पार्ट। तो बेटा ये जो आपको लूप ऑफ हेनले दिख रहा है, ये आपका बोनस कैप्सूल दिख रहा है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। ये जो इसकी इनर लाइनिंग है ये किसकी बनी हुई है बेटा? स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है, ये स्क्वामस एपिथेलियम है। उसके बाद हमने कहा थिन सेगमेंट, कौन सा काम ने? थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर भी जो लाइनिंग होती है वो स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है यहाँ के अंदर। ये भी किसका बना है बेटा? स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये थिक सेगमेंट में पाया जाता है। थोड़ा सा स्टॉप राइटिंग, बात को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। इसके अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है कौन सी थिक सेगमेंट की, मैं यहाँ पर पहले नाम लिख देता हूँ सबका। बेटा ये जो दिख रहा है ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये जो दिख रहा है ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो दिख रहा है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो दिख रहा है ये कलेक्टिव डक्ट है, ये जो दिख रहा है डक्ट ऑफ बेलेनी है, और नीचे की तरफ जाकर के ओपन होता है, इसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। इसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। लोकेशन याद करिएगा। अब ये जो लूप ऑफ हेनले पूरा दिख रहा है ये क्या? पूरा पूरा लूप ऑफ हेनले है। ये जो है थिक सेगमेंट है, ये जो दिख रहा है ये थिन सेगमेंट है, ये भी क्या है बेटा? ये थिक है, और ये क्या है बेटा? थिन है। अब मैं बताऊं कि ये लूप ऑफ हेनले जो होता है बेसिकली ये काम आता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स। ये वाला जो लूप ऑफ हेनले का ये वाला पोर्शन है ये असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कौन सा है? असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग और डिसेंडिंग के दो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, एक थिक दिख रहा है और एक थिन दिख रहा है। हम जानते हैं कि मोटी दीवार के पार जाना आसान होता है या पतली दीवार के पार जाना आसान होता है? पतली दीवार को तोड़ना आसान होता है, मतलब वहां पर कम एनर्जी खर्च होगी, मोटी दीवार को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। अब इसी को यहाँ पर कंसेप्ट लगाइएगा कि जो थिक सेगमेंट होता है यहाँ पर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो जो है वहां पर एनर्जी खर्च होती है, वहां पर वो ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो पतली वाली थिन सेगमेंट है वहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली होता है। ठीक वैसे यहाँ पर मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर भी मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो थिक सेगमेंट में एनर्जी कंज्यूम होती है और थिन सेगमेंट में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है। तो ये लूप ऑफ हेनले दिख रहा है, थिक एंड थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये थिक एंड थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो थिक सेगमेंट है यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ये थिक सेगमेंट पर यहाँ पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर आपको ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। क्या मिलता है बेटा? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर माइक्रोविलाई जैसी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द माइक्रोविलाई? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। थोड़ा सा एक्सक्रीटिव सिस्टम को आप रिकॉल करिएगा, आपने पढ़ा है लास्ट टाइम, आपने पढ़ा होगा 11th में कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन रेट होता है जिसको हम ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, कंपलसरी रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं बेटा, वो होता है हमारे कहां पर? वो होता है हमारे पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि इस पीसीटी रीजन पर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ज्यादा पाया जाएगा, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की संख्या क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना?
समझ गए ना बात। मैं बता दूं कि जो फिल्ट्रेशन होता है या रिएब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80% डीसीटी में हो जाता है, बाकी का जो बचता है ये लूप ऑफ हिनले और डीसीटी में होता है। तो सिंपल सी बात आपको क्लियर हो गई। आपने देखा कि किस तरीके से हमें ब्रॉड वे में पढ़ाई करनी है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा करके छोड़ देते तो आपको तब तक ये बात ना समझ में आती जब तक आप एक्सक्रीटरी सिस्टम ना पढ़ते, जब तक आप ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन ना पढ़ते, तब तक आपको ना तो एल्वियोलाई समझ में आता और ना ही आपको नेफ्रॉन वगैरह के बारे में समझ में आता कि भाई बोवेंस कैप्सूल कहाँ है, डीसीटी कहाँ है, पीसीटी का लूप ऑफ हिनले। अब आप इससे फेमिलियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहां पर आप इसके लिए अनजान नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप जल्दी से। आप लोग मिलके जाइए ना। दो जितना ज्यादा लूप, ये मत किया करो, ममता ने उठा के फेंक दूंगा बाहर में। ये लूप ऑफ हिनले जितना ज्यादा लंबा होता है यूरिन का उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होता है ना। लॉन्गर द लूप ऑफ हिनले मोर विल बी द यूरिन कंसंट्रेशन। ठीक है, कंगारू रैट का नाम सुना हुआ है। कंगारू रैट इन हिज ओन कंप्लीट लाइफ कभी भी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वो पीता नहीं। ठीक है, एक भी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कभी नहीं पीता। क्यों क्यों नहीं पीता? क्योंकि उसके अंदर, उसके नेफ्रॉन में ये जो लूप ऑफ हिनले है पूरे के पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबा पाया जाता है। और उसको पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? पानी की आपूर्ति जो खाना वाना वो खाता है उसी खाने से उसको पानी मिल जाता है। अब जैसा तुम नारियल पानी पी लो या तुम जो है तरबूज खा लो तो तुम्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब आपने खाने के साथ साथ पानी भी ले लिया है ना। तो वैसे ही है हमारा कंगारू रैट है। तो स्क्वामस एपिथेलियम के लोकेशंस के बारे में हमने आपको बहुत ही डिटेल में बढ़ा दिया है, कहाँ कहाँ पर ये स्क्वामस एपिथेलियम हमारा पाया जाता है, ये तीनों चीज आप देख लीजिए। और उसके बाद आपका जो अगला एपिथेलियम आता है दैट इज कॉल्ड द स्क्वामस हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? कॉलुमनर एपिथेलियम की। ठीक है, इसकी कॉलुमनर एपिथेलियम की बात करेंगे। क्या मतलब है कॉलुमनर एपिथेलियम का? कॉलम, ये मान लीजिए ये है इसका, ये एपिथेलियम की लाइनिंग है। न्यूक्लियस कहाँ पर? बेस पर पाया जाएगा, ओवल शेप का। लंबाई इसकी ज्यादा है, विड्थ इसकी कम है। कॉलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में सब कुछ आपने लिख लिया। अब कॉलुमनर एपिथेलियम में लिखिएगा इसका जो मेन फंक्शन होता है
प्रोटेक्शन, लुब्रिकेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, लुब्रिकेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। इसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन, इसका जो मॉडिफिकेशन है देख लीजिए। मॉडिफिकेशन बेटा एक तो इसका ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, और एक है आपका सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। दो इसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, एक है आपका ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम और दूसरा है आपका कॉलमनर या सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वहां पर मूवमेंट वगैरह का काम होगा, और जहां पर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है वहां पर एब्जॉर्प्शन का काम होगा, ठीक है। तो ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कैसे दिखेगा, आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना। इस तरीके से मॉडिफिकेशन होगा माइक्रोविलाई का। हालांकि हम इसको कॉलमनर कह रहे हैं तो यहाँ पर इसकी लंबाई थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, एंड इट ऑलवेज रेस्ट ऑन द बोलो बोलो नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिमाग हाजिर करके बैठा करो तुम लोग, हाँ एकदम गायब मुसाफिर हो गए हो। जाना है तुमको, इलाहाबाद पहुंच गए हो तुम बनारस। नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका हो गया, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, और यहाँ पर इसका क्या लिखा है बेटा, न्यूक्लियस दिख रहा है। दूसरा आपका सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कैसे दिखेगा, ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हो गया इसका, है ना। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, इसमें दो मॉडिफिकेशंस होते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, आप जान लीजिए। दो मॉडिफिकेशंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, नाम सुना है स्टीरियोसीलिया, हाँ, और एक होता है आपका काइनोसीलिया। एक होता है स्टीरियोसीलिया और एक होता है क्या हमारा काइनोसीलिया। ये जो आपका स्टीरियोसीलिया है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है मैं बताता हूँ। ये जो हमारा स्टीरियोसीलिया बेटा ये पाया जाता है आपके एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में। ये पाया जाएगा किसमें, वास डिफरेंस में। अब इसकी ब्यूटी को समझिएगा, ये इन्हीं रीजन में क्यों पाया जाता है मैं बताऊँ। एपिडिडाइमिस में, वास डिफरेंस में, और मेकेनो सेंसरी एपिथेलियम। क्या बोल रहे हैं, मेकेनो सेंसरी एपिथेलियम। इट इज फाउंड इन योर इनर ईयर, ठीक है। मेकेनो सेंसरी एपिथेलियम। और ये जो आपका काइनोसीलिया है ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा, ये पाया जाएगा फैलोपियन ट्यूब, ये पाया जाएगा फैलोपियन ट्यूब। इसमें पाया जाएगा बेटा फैलोपियन ट्यूब। समझिए, मैंने बताया एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस में स्टीरियोसीलिया पाया जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। अगर स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया नहीं दिया है और नहीं भी देगा, ये भी जान लो, ये नहीं देगा, देगा क्या,
सिर्फ सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में पूछेगा कि इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल कौन सा जो एपिथेलियम पाया जाएगा, तो सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्यों होता है, क्यों होता है? ओवम के मूवमेंट के लिए होता है। अगर मान लो कि ये ओवम, ये सीलिया नहीं हुआ तो क्या होगा? बाउंस हुआ ना, बाउंस नहीं हुआ। इसने क्या एक टॉपिक प्रेगनेंसी, if pregnancy established outside the uterus, outside the uterus का मतलब outside the body नहीं, outside the uterus, ठीक है, even in the fallopian tube और in the cervical region या cervix region, यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होती है तो हम इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसकी वजह, इसके रीजंस में एक रीजन ये है कि इस सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रॉपर ना होना। हम जानते हैं कि मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से फिम्बरी है, ओवा यहाँ से निकला, ओवरी से करके ये गया, और ये यहाँ पर ऑस्टिया होगा, ये ऑस्टिया यहाँ पर होगा, ऑस्टिया के अंदर ओवम गया, क्वेश्चन बन गया यहाँ पर एम्स का, बिफोर बताया था ना, है ना, अंदर जाएगा, सीलिया खत्म हो गया यहाँ पे, अगर नहीं है तो क्या होगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन तो होगा बट मूवमेंट नहीं, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस में स्टीरियोसीलिया है, तो आप ये जानिए कि स्पर्म जो होता है मेल गैमीट, वो मोटेलिटी उसकी कहाँ पर सबसे ज्यादा होनी चाहिए, into the genital tract of the female, into the genital tract of the female, ठीक है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में इसका मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ट्रैक पर दौड़ने से पहले ही खिलाड़ी लेथार्जिक हो गया हो, थक गया हो, तो क्या वो रेस जीत पाएगा? एक आदमी को 500 मीटर की रनिंग करनी है, कंपटीशन है उसका, और कंपटीशन से पहले ही वो 4 किलोमीटर दौड़ के थक गया हो, तो क्या वो ट्रैक पर दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा ना, या दौड़ेगा भी तो हार जाएगा, उसका दौड़ना ना दौड़ना दोनों एक बराबर। एपिडिडाइमिस में हमारा जो स्पर्म होता है वो फुल्ली मैच्योर हो चुका होता है, उसके अंदर मोटेलिटी कैपेबिलिटी आ चुकी होती है, बट वहां पर वो मोटाइल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको आफ्टर इजेकुलेशन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इट शुड बी मूव वेरी फास्ट, जेनिटल ट्रैक्ट में उसको मूव करना होगा, तो उसकी मूवमेंट कैपेबिलिटी को क्या करने के लिए, बचाए रखने के लिए एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिया में हमारा इसको मूव नहीं करता, खुद से मोटाइल नहीं रहता, उसको मूव करवाने के लिए कौन है यहाँ पर? स्टीरियोसीलिया है। स्टीरियोसीलिया क्या कर रहा है? पुश कर रहा है उसको, इस तरीके से पुश कर रहा है, चल बेटा तुझे आगे, यहाँ तो तुझे दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं। ट्रैक पर हम खिलाड़ी को दौड़ा करके नहीं ले जाते, कहते हैं चलो तुम हमारे साथ कार से चलो, हमारे साथ बाइक से चलो, कुछ दूसरा साधन होता है, हम उसको वहां पर पहुंचाते हैं, और फिर वहां पर पहुंचाने के बाद कहते हैं लगा दो पूरी ताकत और दौड़ जाओ और जीत के आओ। मिलियंस ऑफ मिलियन स्पर्म जो है क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और सिर्फ एक स्पर्म जाकर के ओवा के साथ फ्यूज होता है, जिसकी मोटेलिटी सबसे ज्यादा होती है या जो सबसे पहले पहुंच पाता है, उसकी मोटेलिटी पावर को क्या करने के लिए, बचाए रखने के लिए इस वासा डिफरेंसिया में और एपिडिडाइमिस में हमारा स्टीरियोसीलिया पाया जाता है। दैट इज द कंसेप्ट, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझो, आज जा करके मनन करना, और अपने किसी दूसरे साथी को इस सारे सीलिया के बारे में, सारे एपिथेलियम के बारे में आप समझाओ, उसको बताओ, अगर टाइम रहेगा 5 मिनट की बात है, आपको याद हो जाएगा चीज। अभी तक लगा कि बायोलॉजी रटने वाला नहीं, बायोलॉजी रटने वाला ही नहीं है, आज से काम कल पे मत डालो, ठीक है।